नमस्ते प्रिय हिंदू भाइयों और बहनों। आज मैं आपको एक समय मशीन में एक भयावह स्थान पर ले जाना चाहती हूँ, ताकि आप पूर्ण रूप से समझ सकें कि हमारे हिंदू पूर्वजों ने इस्लामी शासन के अधीन सदियों तक क्या सहन किया। आप समय में पीछे 1398 में यात्रा करते हैं। स्थान दिल्ली के बाहर एक अंधेरी शीतकालीन रात। यहाँ आप क्या देखते हैं? हवा में पाला है, हजारों नंगे पैरों के नीचे धरती कठोर है। शिविर दृष्टि से परे फैला हुआ है, रस्सियों और थकावट से बना एक धीमी गति से चलने वाला नगर। कोई नगाड़े नहीं बजते, कोई ध्वज नहीं लहराते, केवल श्वास, भारी भयभीत श्वास। वे हफ्तों से मार्च कर रहे हैं, उन गांवों से जिनकी अब दीवारें नहीं हैं, उन नगरों से जिनके अब मंदिर नहीं हैं, उन घरों से जो अभी भी स्मृति में धधक रहे हैं, उन लोगों की जो उनसे जंजीरों में दूर चले गए। आप समझते हैं कि आप तैमूर के शिविर में हैं। तैमूर के आक्रमण के वृत्तांतकार दर्ज करते हैं कि जब उसकी सेना दिल्ली की ओर बढ़ी, लगभग 1 लाख बंदी पहले से ही उसके शिविर में थे। 1 लाख, न सैनिक, न शत्रु सेनापति, बंदी। पुरुष जिनकी कलाइयों पर रस्सी के जलने के निशान हैं, स्त्रियां जिनके बच्चों ने रोना बंद कर दिया है, क्योंकि रोना शक्ति व्यर्थ करता है। बच्चे जो अब नहीं पूछते कि वे कहाँ जा रहे हैं। जब संख्याएं इतनी बड़ी हो जाती हैं, वे अपना आकार खोने लगती हैं। तो इसे भिन्न प्रकार से कल्पना करें। एक खाली किया गया नगर कल्पना करें। प्रत्येक परिचित चेहरे को उसकी सड़क से हटा दिया गया कल्पना करें। मानवता की एक ऐसी पंक्ति कल्पना करें, इतनी लंबी कि पहला समूह अंतिम को सुन नहीं सकता। यही 1 लाख का अर्थ है। और फिर आदेश आता है। वृत्तांतकार दर्ज करते हैं कि तैमूर को भय था कि ये बंदी आगामी युद्ध के दौरान विद्रोह कर सकते हैं। समाधान तत्काल था, उन्हें मार डाला जाना था। पाठ संख्या को फिर संरक्षित करता है। 1 लाख मारे गए, एक ही लहर में, युद्ध से पहले, दोपहर से पहले। ये अराजकता नहीं थी, ये पूर्व नियोजन था। उस सुबह दिल्ली के बाहर इस कथा की शुरुआत नहीं थी। ये पहले से ही सदियों पुरानी एक प्रवृत्ति का परिपाक था, क्योंकि इस पैमाने पर बंदीकरण अचानक उत्पन्न नहीं होता। ये मिसाल से बढ़ता है, ये पुनरावृत्ति से बढ़ता है, ये उन प्रणालियों से बढ़ता है जो मनुष्यों को चल संपत्ति में परिवर्तित करने को सामान्य बनाती हैं। तैमूर से बहुत पहले भारत की मिट्टी पहले ही जंजीरों की ध्वनि को सोख चुकी थी। 8वीं शताब्दी में सिंध की अरब विजय के दौरान मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित प्रारंभिक वृत्तांत परंपराएं व्यापक दास्ता का वर्णन करती हैं। रूर में 60,000 दास्ता में घटाए गए, ब्रह्मनाबाद में 30,000, मुल्तान में 6,000। ये वे संख्याएं हैं जो प्रारंभिक विजय वृत्तांतों में संरक्षित हैं। चाहे गोल की गई हों या सटीक, वे परिमाण प्रकट करती हैं। दसियों हजार हटाए गए अस्थायी बंधकों के रूप में नहीं, बल्कि हस्तांतरणीय शरीरों के रूप में। उस शर सिंध की कल्पना करें। पराजय के बाद सिंध का एक नगर, दरवाजे भीतर की ओर तोड़े गए, खेतों के ऊपर नीचे लटका हुआ धुआं। एक लड़का बंधे हुए पुरुषों की पंक्तियों के बीच अपने पिता को खोजता हुआ। एक स्त्री को अलग खींच लिया गया, क्योंकि युवावस्था उसे यौन दासी के रूप में मूल्यवान बनाती है। एक दादी पीछे छोड़ दी गई, क्योंकि वह पर्याप्त तेज नहीं चल सकती कि महत्व रखे। इसी प्रकार दास्ता एक भूमि में प्रवेश करती है, चुपचाप नहीं, अमूर्त रूप से नहीं, बल्कि मानव मूल्य के वर्गीकरण के माध्यम से। इन प्रारंभिक अभियानों ने ऐसी संख्याएं क्यों उत्पन्न की? प्राथमिक वृत्तांत स्वयं संकेत प्रदान करते हैं। विजय को इस्लामी विस्तार और इस्लामी धार्मिक सर्वोच्चता के प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत किया गया। युद्ध बंदियों को प्रचलित न्यायशास्त्र के अधीन वैध लूट के रूप में वर्गीकृत किया गया। पर केवल धार्मिक उन्माद ही पैमाना नहीं समझाता। युद्ध को स्वयं को वित्त पोषित करना था। बंदी मुद्रा थे, उन्हें सैनिकों को वितरित किया जा सकता था, उन्हें बेचा जा सकता था, उन्हें गृहों में समाहित किया जा सकता था या सीमा से परे ले जाया जा सकता था। उन्होंने विजित को स्थायी रूप से कमजोर किया।
एक ऐसा गांव जिससे उसके युवा छीन लिए जाएं, शीघ्र पुनः प्रतिरोध नहीं कर सकता और इस प्रकार पैटर्न स्थापित होता है। विजय केवल भूमि लेना नहीं है, ये लोग लेना है। इस्लामी यंत्र शीघ्र सीखता है। शरीर चल संपत्ति है। 11वीं शताब्दी तक ये तर्क गहराता है। महमूद गजनी के आक्रमण उत्तर भारत में शल्य पुनरावृत्ति के साथ प्रवेश करते हैं। वृतांतकार अल उद्बी उसके अभियानों का उत्सव मनाते हैं। मंदिर विध्वंस को इस्लामी विजय के रूप में वर्णित किया जाता है, पर मूर्तियों के टूटने के साथ एक अन्य सुसंगत विवरण है। बंदी कन्नौज के संबंध में संरक्षित संख्या 53,000 बंदी लिए गए हैं और उसके बाद आने वाला आर्थिक विवरण भय को अंतरंग बनाता है। उन्हें 2 से 10 दिरहम प्रत्येक में बेचा गया। 2 से 10, एक मूल्य सीमा। उस मूल्यांकन पर 53,000 एक उद्योग बन जाता है। व्यापारी ऐसे अवसर के लिए यात्रा करते हैं। कारवां विस्तृत होते हैं। बाजार फूलते हैं। कन्नौज में एक आक्रमण दूरस्थ भूमि में श्रम बन जाता है। गंगीय मैदान का एक बच्चा एक ऐसे नगर में सेवक बन जाता है जिसका नाम वो उच्चारित नहीं कर सकता। कुछ लड़कों को सैन्य प्रशिक्षण के लिए चुना जाता है। कुछ को कठोर श्रम में बाध्य किया जाता है। कुछ को स्थायी रूप से बधियाकरण के माध्यम से परिवर्तित किया जाता है और शाही हरम की रक्षा के लिए खोजों में परिवर्तित किया जाता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में साम्राज्यिक दास प्रणालियों का एक ज्ञात कार्य है। हिंसा हमेशा ऊंची नहीं होती, कभी-कभी वो प्रशासनिक होती है। पंजीकरण, निरीक्षण, नियुक्ति और जब एक प्रथा अभियानों में दोहराई जाती है, वो अपेक्षा बन जाती है। जब तक दिल्ली सल्तनत शक्ति समेकित करती है, दास्ता अब प्रासंगिक नहीं है, वो संरचनात्मक है और संख्याएं जारी रहती हैं। 13वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में बंदीकरण अब केवल एक आक्रमण का परिणाम नहीं है, वो शक्ति की संरचना के भीतर अंतर्निहित हो जाता है। हसन निजामी ताजुल मासिर में लिखते हुए माउंट आबू के निकट संघर्ष में 20,000 से अधिक दास लिए जाने का उल्लेख करते हैं। 20,000 से अधिक, वो सीमा झड़प नहीं है, वो जिलों का खाली होना है। बाद के वृत्तांत जो कुतुब-अल-दीन ऐबक के अधीन कालिंजर के कब्जे से जुड़े हैं, 50,000 पुरुषों के दास्ता के कॉलर के अधीन आने की बात करते हैं। कॉलर के अधीन, ये वाक्यांश स्वयं भार वहन करता है। वो अस्थायी बंदियों का वर्णन नहीं करता, वो स्वामित्व का वर्णन करता है। कालिंजर की कल्पना करे पतन के बाद, दुर्ग भेदा गया, रक्षक मृत या तितर-बितर, जीवित बचे पंक्तियों में एकत्रित। एक पुरुष को मजबूर किया गया देखते हुए जब उसका पुत्र एक ओर खींच लिया जाता है। एक युवा स्त्री का मूल्यांकन पुत्री के रूप में नहीं, बल्कि यौन संपत्ति के रूप में। एक लड़का प्रतिरोध करने के लिए बहुत छोटा कारवां के लिए चिन्हित। यही 50,000 का अर्थ है। वो एक पीढ़ी का पतला होना है। वो एक गांव में गीतों का फिर कभी उसी प्रकार न गाया जाना है। ये क्यों जारी रहता है? क्योंकि दास बनाना लाभकारी सिद्ध हुआ है। बंदी बिना वार्ता के श्रम आपूर्ति करते हैं। वे घरेलू सेवा प्रदान करते हैं। वे ऐसे सैनिक प्रदान करते हैं जो उस शासक के प्रति सब कुछ ऋणी है जो उन्हें स्वामित्व करता है। वे ऐसी जनसंख्या निर्मित करते हैं जिसकी कोई स्थानीय निष्ठा नहीं, केवल ऊपर की ओर निर्भरता। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन वृत्तांत परंपरा सेवा में लगभग 50,000 दास लड़कों की रिपोर्ट करती है। 70,000 दास श्रमिक राज्य के कार्यों में नियोजित। 70,000, उस संख्या को अमूर्त न सोचें। पत्थर को मेहराबों और मीनारों में उठते हुए सोचें। कठोर हाथों को स्मारकों के लिए खंड उठाते हुए सोचें, जो उन्हें रखने वाले पुरुषों से अधिक जीवित रहेंगे। दरबार की वास्तुकला की भव्यता अदृश्य पीठों पर स्थित है और अदृश्यता जानबूझकर है, क्योंकि जब एक प्रणाली इतनी बड़ी हो जाती है, वो सामान्यीकृत हो जाती है। फिरोज शाह तुगलक के अधीन संरक्षित संख्या उसके अधिकार के अधीन 1,80,000 दास है। 1,80,000, 12,000 शिल्पकारों के रूप में प्रशिक्षित, 40,000 रक्षकों के रूप में सेवा करते हुए। उन्हें प्रबंधित करने के लिए एक विभाग निर्मित,
ये आकस्मिक संचय नहीं है, ये नीति है, ये प्रशासन है। ये एक ऐसा शासक है जो अपनी दास जनसंख्या को उसी प्रकार गिनता है जैसे कोई अन्य शासक घुड़सवार सेना को गिन सकता है। अभिलेख कक्ष की कल्पना करें। स्याही में लिखे नाम, नियुक्तियां दी गईं, बंधन में जन्मे बच्चे क्योंकि उनके माता पिता वर्षों पहले लिए गए थे। स्त्रियां राजनीतिक उपकारों के रूप में गृहों के बीच स्थानांतरित। लड़के जिन्हें ये याद न रखने के लिए प्रशिक्षित किया गया कि वे कहाँ से आए। कुछ बंदी, विशेषकर वे युवा लड़के जिन्हें प्रारंभ में लिया गया, सैन्य या प्रशासनिक संरचनाओं के भीतर ऊपर उठ सकते थे यदि वे सैन्य अभियानों में जीवित रहें, अक्सर अपने ही लोगों के विरुद्ध। पर गतिशीलता भी उत्पत्ति नहीं मिटाती। इस संसार में प्रवेश बिंदु पकड़ है, वो पृथक्करण है, वो हानि है, और कुछ मामलों में वो अपरिवर्तनीय परिवर्तन है। मध्यकालीन इस्लामी साम्राज्यिक प्रणालियों में दास लड़कों को कभी-कभी क्रूरता से बधिया किया जाता था और शाही हरम या दरबारी वातावरण में सेवा के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। ऐसी प्रथाएं उस युग की व्यापक दास परंपराओं में प्रलेखित हैं। जब ये इस्लामी प्रथाएं भारतीय विजयों से अंतःक्रिया करती हैं, बंदी उस तंत्र के अधीन हो जाते हैं। वहां की हिंसा ना तो शांत है बल्कि स्थायी है। मध्यकालीन युग में बधियाकरण पीड़ादायक और खतरनाक दोनों था। इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि केवल 10% पीड़ित जीवित रहे। एक जीवन पुनर्निर्देशित, एक शरीर बलपूर्वक परिवर्तित ताकि वो संरक्षित कक्षों के भीतर सुरक्षित सेवा कर सके, और महल की दीवारों से परे बाजार संचालित होते हैं। बर्नी के प्रशासनिक अवलोकन दिल्ली में विनियमित मूल्य संरचनाओं का संदर्भ देते हैं। घरेलू महिला दास एक मूल्य सीमा में, वे जिन्हें यौन दासता के लिए उपयुक्त माना गया दूसरी में। युवा पुरुष दास यौन और श्रम दोनों के लिए भिन्न रूप से मूल्यित। एक बार मूल्य ग्रिड अस्तित्व में आ जाए, नैतिकता अंक गणित में परिवर्तित हो चुकी है। शासकों ने ऐसी प्रणालियां त्यागने के स्थान पर बनाए क्यों रखीं? क्योंकि दासता ने एक साथ अनेक समस्याएं हल की। उसने अभियानों को वित्त पोषित किया, उसने सैनिकों को पुरस्कृत किया, उसने बिना सौदेबाजी के श्रम आपूर्ति किया, उसने स्थानीय कुलों से विच्छिन्न वफादार सैन्य दल निर्मित किए, और उसने अत्यधिक अधिकार की छवि प्रक्षेपित की। हजारों दासों का स्वामित्व केवल आर्थिक शक्ति नहीं था, वो प्रतीकात्मक प्रभुत्व था। वो कहता था, मैं जो विजय करता हूं उसे ले और रख सकता हूं। पर जिन्हें लिया गया उनके लिए कथा छोटी और अधिक अंतरंग है। वो एक लड़की है जो नई भाषा सीखती है, इसलिए नहीं कि वो चुनती है, बल्कि क्योंकि जीवित रहना इसकी मांग करता है। वो एक लड़का है जो अपने गांव का नाम भूल जाता है, क्योंकि उसके आसपास कोई उसे नहीं बोलता। वो एक पिता है जो अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके हाथ आदेश द्वारा बंधे हैं। यही वो है जिसका हमारे हिंदू पूर्वजों ने सामना किया। जब ऐसी कथाएं सदियों में दोहराती हैं, वे अवसाद छोड़ती हैं। स्मृति सावधानी बनती है, सावधानी मौन बनती है, मौन विखंडन बनता है। और फिर 1398 में तैमूर का शिविर दिल्ली के बाहर 1 लाख बंदियों के साथ पहले से बंधा खड़ा है। उसके साथ कुछ मिनट मौन में बैठें। सदियों में निर्मित एक प्रणाली। जब तैमूर ने दिल्ली के बाहर 1 लाख बंदियों के निष्पादन का आदेश दिया, वो क्रूरता का आविष्कार नहीं कर रहा था, वो तर्क लागू कर रहा था। जफरनामा उस कृत्य को पागलपन के रूप में वर्णित नहीं करता, वो उसे रणनीति के रूप में वर्णित करता है। बंदी विद्रोह कर सकते हैं, अतः जोखिम समाप्त करें। उस एकल गणना में आप एक लंबे पैटर्न का अंतिम चरण देखते हैं। पहले पकड़, फिर वर्गीकरण, फिर वस्तुकरण, फिर प्रबंधन, और अंततः निपटान। बंदियों की पहले ही गणना की जा चुकी थी, पहले ही मार्च कराया गया, पहले ही विजय की लेखा में प्रविष्टियों में घटाया गया। आदेश ने मात्र जो दर्ज था उसे मिटा दिया। उस शिविर में खड़े होकर कल्पना करें जब बोध फैलता है। रस्सियां ढीली नहीं की जा रही हैं, उन्हें कसा जा रहा है। कोई नीलामी नहीं है, कोई पुनर्वितरण नहीं है, केवल एक लहर है जो बंदियों की पंक्तियों से गुजरती है, और फिर मौन जहां स्वर थे। यही होता है जब मनुष्य सूची बन जाते हैं।
सूची बेची जा सकती है, सूची स्थानांतरित की जा सकती है, सूची नष्ट की जा सकती है। सदियों में उत्तरी भारत में विजय ने हिंदू बंदी उत्पन्न किए, क्योंकि बंदियों ने शक्ति उत्पन्न की। उद्देश्य सुसंगत थे। धार्मिक भाषा ने विजय को काफिरों के विरुद्ध इस्लाम के धर्म संगत विस्तार के रूप में प्रस्तुत किया। आर्थिक वास्तविकता ने बंदियों को राजस्व में परिवर्तित किया। राजनीतिक रणनीति ने बंदियों को वफादार आश्रितों में रूपांतरित किया। प्रतिष्ठा ने प्रदर्शन की मांग की। जब एक इस्लामी शासक हजारों दास पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों का प्रदर्शन कर सकता था, वो पूर्ण प्रभुत्व का संकेत देता था। और इस प्रकार यंत्र चलता रहा। सिंध के 60,000, कन्नौज के 53,000, माउंट आबू के 20,000, कालिंजर के 50,000, खिलजी के 70,000 श्रमिक, फिरोज शाह के 1,80,000 दास विषय। प्रत्येक संख्या केवल शरीर नहीं, बल्कि विच्छिन्न निरंतरता का प्रतिनिधित्व करती है। गांव जो फिर कभी उसी प्रकार पुनः आबाद नहीं हुए, मंदिर जिन्होंने अपने संरक्षकों को खो दिया, वंश जो मौन में समाप्त हुए, बच्चे जो बिना स्मृति के बड़े हुए कि वे कहां से प्रारंभ हुए। कुछ बंदी अनुकूलित हुए, कुछ जीवित रहे, कुछ उन्हीं प्रणालियों के भीतर ऊपर उठे जिन्होंने उन्हें ग्रस लिया और अपने ही लोगों के विरुद्ध मुड़े, जैसे मलिक काफूर। पर बंधन के भीतर जीवित रहना प्रवेश की हिंसा नहीं मिटाता। लिया जाना विकल्प खोना है, मूल्यित होना गरिमा खोना है, सेवा के लिए परिवर्तित होना अपने शरीर पर संप्रभुता खोना है। जब आप पीछे हटकर पूछते हैं कि ऐसी प्रथाएं क्यों बनी रहीं, उत्तर अपनी सरलता में असुविधाजनक है। क्योंकि वे कार्य करती थीं। उन्होंने अभियानों को वित्त पोषित किया, उन्होंने सेनाओं को पुरस्कृत किया, उन्होंने प्रतिरोध को स्थायी रूप से कमजोर किया, उन्होंने स्मारक निर्मित किए, उन्होंने दरबारों को कर्मचारी दी, उन्होंने साम्राज्यिक महत्वाकांक्षा को पोषित किया, और मध्यकालीन राजनीतिक संस्कृति में वो संयोजन सफलता माना गया। वृत्तांतकारों ने इसके बारे में बिना क्षमा के लिखा, कभी-कभी गर्व के साथ, कभी-कभी प्रशासनिक शांति के साथ, पर शायद ही संदेह के साथ। संदेह की वो अनुपस्थिति स्वयं उद्घाटक है। वो बताती है कि दास्ता उन शक्ति संरचनाओं के भीतर सामान्यीकृत हो चुकी थी, छिपाई नहीं गई, अस्वीकृत नहीं, बल्कि समेकित। यही कारण है कि कथा स्पष्ट रूप से स्मरण की जानी चाहिए, उत्तेजित करने के लिए नहीं, सामान्यीकृत करने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए कि इस्लामी प्रणालियों ने हमारी धार्मिक सभ्यता को कैसे पुनर्रचित किया। जब दसियों हजार पीढ़ियों में बार बार हटाए जाते हैं, समाज समायोजित होता है, वो सावधान हो जाता है, वो विखंडित हो जाता है, वो आघात वहन करता है उन तरीकों में जिन्हें वास्तुकला और वृत्तांत पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। यदि आप पुनः 1398 में दिल्ली के बाहर प्रभात में खड़े हों और संख्या को स्थिर होने दें, 1,00,000, आप मानवीय लोभ के पैमाने को समझना प्रारंभ करते हैं। एक ही बार में नहीं, पर मिसाल की सदियों के माध्यम से, जिसने ऐसे आदेश को कल्पनीय बनाया। त्रासदी केवल ये नहीं कि वो हुआ, त्रासदी ये है कि वो गणना के लिए पर्याप्त नियमित हो गया। और वही अंतिम पाठ है। जब शक्ति लोगों को संसाधन के रूप में देखती है, नैतिकता उपयोगिता के अधीन हो जाती है। जब विजय शरीरों को मुद्रा के रूप में देखती है, करुणा पीछे हटती है। और जब वृतांतकार ऐसी संख्याएं बिना संकोच, अपराध बोध या लज्जा के दर्ज करते हैं, वे केवल आंकड़े नहीं छोड़ रहे, वे साक्ष्य छोड़ रहे हैं। एक ऐसे काल का साक्ष्य जब भारत में इस्लामी शासन के अधीन दास्ता प्रणालीगत, व्यापक और स्थायी थी। अभिलेख शेष हैं, संख्याएं शेष हैं, कथाएं शेष हैं, भले ही नाम नहीं, और स्मृति, यदि वो ईमानदार है, उसे भी शेष रहना चाहिए। और यदि आप वृतांतों और संख्याओं के नीचे ध्यान से सुने, आप लगभग कुछ और सुन सकते हैं। न इस्पात का टकराव, न विजय की घोषणाएं, बल्कि साधारण हिंदू जीवनों का मौन लोप। एक किसान जो कभी अपने खेत पर वापस नहीं लौटा,
एक बच्ची जिसने अपनी ही भाषा की ध्वनि भूल गई, एक परिवार रेखा जो युद्ध में नहीं बल्कि बंधन में समाप्त हुई। इतिहास अक्सर राजाओं को स्मरण करता है, वो अभियानों को दर्ज करता है, वो उपाधियों को संरक्षित करता है, पर वो विरले ही अज्ञातों के लिए पर्याप्त ठहरता है। इन शासन व्यवस्थाओं के अधीन दास्ता केवल एक राजनीतिक संस्था नहीं थी, वो एक मानवीय घाव था, और घाव भले ही सदियों पुराने हों, स्वीकार किए जाने योग्य हैं। ये इतिहास सरल नहीं है, इसे सुनना भी कठिन है, पर सत्य से मुंह मोड़ना अधिक खतरनाक है। हमारी सभ्यता ने बहुत सहा है, और अब समय है इसे सीखने का, इसे समझने का और इसे संरक्षित करने का। यदि आप मानते हैं कि हमारे अतीत के बारे में ईमानदार, शोध आधारित वार्तालाप महत्वपूर्ण है, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल सूचना चालू करें और इस वीडियो को किसी भी व्यक्ति के साथ साझा करें जो भारत के इतिहास को गंभीरता से समझना चाहता है। अपनी विरासत को गरिमा के साथ धारण करें, अपने विचारों में, अपने आचरण में और हमारे पुरुषों के लिए, यहाँ तक कि गर्व से विभूति और चंदन तिलक धारण करने में, क्योंकि एक सूचित समाज एक सशक्त समाज बनता है। मैं आपसे फिर मिलूंगी शीघ्र। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।